नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 4 लेकर। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट देखे, 1 से 3 सेट देखे डिस्क्रिप्शन के साथ। उसी के क्रम में आज चौथा सेट लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न को आप लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो कब पारित किया गया? 1986। ऑप्शन नंबर सी। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में और मगरमच्छ परियोजना 1975 में। याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? बगीचा। मानव द्वारा निर्मित तंत्र होता है, बाकी सारे क्या है? प्राकृतिक परितंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अच्छा, आप लोग बताएं, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कथनों में कौन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वह पूर्वी भाग से अधिक चौड़ा है, न कि पूर्वी भाग चौड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाले भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। चलिए हम लोग जान लेते हैं नर्मदा की कुछ सहायक नदियां के बारे में। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। कौन सी नदी? तवा की नदी। और सहायक नदियां वरना, तवा, वरना, हालन, बंजार, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो हम लोग जानते हैं चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी धान के लिए, रेगोड़ मिट्टी कपास के लिए। आगे देखते हैं। मॉनसून निवर्तन होता है। तो मॉनसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मॉनसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। किस राज्य में? केरल में। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। बेलग्रेड ये सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी। काहिरा मिस्र की राजधानी। मस्कट ओमान की राजधानी। मस्कट ओमान की राजधानी है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं? भारत चक्रवात सही है, चीन टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया विली विली ये भी सही, अमेरिका वागिया ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अमेरिका में बहने वाले चक्रवात कौन कौन से होते हैं? चिनूक, चिनूक। अच्छा, एक और है टोर्नेडो, टोर्नेडो ये ऑस्ट्रेलिया, टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और हरिकेन अटलांटिक महासागर से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा बीच। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य। अच्छा, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे किस में रखा गया है? तो संविधान के भाग 4 का क में, भाग 4 का क में रखा गया है, और अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 51 का क में रखा गया है। अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, अनुच्छेद 42 में। तो हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है। अनुच्छेद 39 कहता है आजीविका का अधिकार, धन का विकेंद्रीकरण, पुरुष स्त्री का समान वेतन। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाचन, मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? गलत वाला देखना है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो होता है पहले होता है, गलत है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा होगा वो होगा। यह राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रतिशत अपने पद पर बना रहता है। तो ये अपने पद पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना रहता है और इसे जो है संवैधानिक विधि द्वारा ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसके वेतन व अंश शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। जो इसका वेतन वगैरह निर्धारित है इसके कार्य अवधि में परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। कितना? 15%। तो हम लोग जान लेते हैं कि संविधान का 91वां संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, और संख्या में कहा जाए तो मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो सकता है, 12 से कम नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हम लोग जान लेते हैं। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? तो क्षमादान, क्षमादान कैसी शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां। और मनोनयन,
जो राज्यसभा में मनोनयन करते हैं कला साहित्य के क्षेत्र में, वो कैसी शक्ति है? वो विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। और संसद सत्र बुलाना और प्रत्येक चुनाव के बाद पहला सत्र को संबोधन करना, ये कैसी शक्तियां हैं? ये कार्यकारी शक्तियां हैं। ये कार्यकारी शक्तियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कब पारित किया गया था? 1985 में संविधान के 52वां संशोधन के द्वारा, 52वां संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कब लाया गया था? अप्रत्यक्ष तो 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या दिया गया था? बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और इसी के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76, 77 इंपॉर्टेंट नहीं है, 76 हम लोग जान लेते हैं। 76 में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकालीन शांति भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। तो हम लोग जान लेते हैं, जब दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और मुद्रा वहाँ की क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है वॉन, मुद्रा है वॉन। और वहाँ के राष्ट्रपति है यांग यील। थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। और एशिया का मरीज कहते हैं चीन को, एशिया का मरीज चीन को। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। और 22 नंबर प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किस अधिवेशन में हुआ? बनारस अधिवेशन 1905, बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कलकत्ता में जो 1906 में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई निरोजी ने, दादा भाई निरोजी ने। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस में, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। मद्रास अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था, कांग्रेस का अपना संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। और प्रश्न है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 14 जून 1947, 14 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की रिपोर्ट माउंट बेटन योजना प्रकाशित हुआ था।
कब हुआ था? 3 जुलाई 1947 को। और 18 जुलाई 3 जून को हुआ था, 3 जून को हुआ था। 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो गया था भारत विभाजन का। ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे लॉरेंस। संविधान कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई। चलिए अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की। 10 मई 1857 से पहले ही मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी थी। इसके उपरांत सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था? तो उन्हें फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 में। जबकि उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। वे कहाँ के सिपाही थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। उनका सिपाही नंबर कितना था? तो उनका सिपाही नंबर था 1446। उनका सिपाही नंबर कितना था? 1446। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो कौन सा नहीं रहा? बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वहाबी आंदोलन का क्षेत्र बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत था। इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था पटना। इसका केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र था पटना। और इसके नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं बीएस नायपॉल। बीएस नायपॉल, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं हम लोग। आरसी दत्त के पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और एमजी रनाडे, इनका बुक का नाम है हिमसेल्फ। क्या नाम है? हिमसेल्फ। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूरत की संधि, तो सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। हम लोग जान लेते हैं सूरत की संधि किसके बीच हुआ था। आप लोग बताएं सूरत की संधि किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच। ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच। पूना की संधि ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच। ब्रिटिश और पेशवा के बीच। पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच। देवगांव की संधि अंग्रेज और भोसले के बीच। अंग्रेज और भोसले के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस वंश से मिलती है? मृक्षकटिकम। ऑप्शन नंबर ए, मृक्षकटिकम। जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। गर्गी संहिता, तो गर्गी संहिता के लेखक हैं गर्ग मुनि। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन। आगे देखते हैं, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के जो शासक
जो जैन धर्म का अनुयायी था वो उसमें से महत्वपूर्ण शासक हमारे हैं, देख लेते हैं। उदायीन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, ये सारे जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ भी इसी से संबंधित है, जूनागढ़। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लोह स्तंभ, महरौली लोह स्तंभ। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। एरन अभिलेख में ही सती होने का प्रमाण मिलता है। एरन अभिलेख में ही सती होने का प्रमाण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। अब प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया? तो कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पल्लव शासक। पल्लव शासक के द्वारा। देख लेते हैं एलोरा का जो मंदिर, कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण प्रथम। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम के द्वारा। उसके बाद बृहदेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा। बृहदेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 34 नंबर प्रश्न। और प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? एरियन ने। किसने कहा था? एरियन ने। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। हम लोग जान लेते हैं वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में ध्वनि का चाल, तो जल में ध्वनि का चाल होता है, जल में ध्वनि का चाल होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। 1483 मीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल में होता है 1213 मीटर प्रति सेकेंड। 1213 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 36 नंबर प्रश्न। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा। और रंगों का निर्धारण भी आइरिस करता है। कॉर्निया, दान में जो दिया जाता है आंख का कौन सा भाग? कॉर्निया। कॉर्निया। अच्छा, नेत्र लेंस को कितने मांसपेशियां पकड़ी रहती है? तो 6 मांसपेशियां। कितनी मांसपेशियां? 6 मांसपेशियां। रेटिना, इसी पे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब रेटिना पे कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियां किस में छनती है? वृक्क में। किस में छनती है? वृक्क में। तो वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। 1.5 से 2 केजी। 1.5 से 2 केजी। और पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में है। हृदय, उसके बाद देख लेते हैं फेफड़ा। तो दोनों फेफड़ा मिलाकर लगभग वजन कितना होता है? 400 से 450 ग्राम।
400 से 450 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। 55 से 60% भाग रक्त का क्या होता है? प्लाज्मा। तो मानव शरीर और प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90% भाग जल होता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। कितने लीटर रक्त पाए जाते हैं? 5 से 6 लीटर। प्लाज्मा का क्या काम होता है? तो प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। चलिए आगे देखते हैं, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन। तो पौधों पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजीन। कौन सा हार्मोन है? फ्लोरिजीन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों का वृद्धि नियंत्रित करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों का वृद्धि नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन हार्मोन, ये पौधों को लंबा होने में मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों को लंबा होने में मदद करता है। साइटोकाइनिन को यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। और एक होता है एसिसिक अम्ल। एसिसिक अम्ल जो है पुष्पन वाधक अम्ल कहा जाता है। यह पौधों को फूलने नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 परावर्तन दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। ये एग्जाम में आया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है या भीतर होता है। तो प्राथमिक में लाल बाहर होता है और द्वितीयक में बैंगनी बाहर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो सहसंजक बल। क्या कहते हैं? सहसंजक बल। तो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंजक बल। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। नाभिकीय बल, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। और गुरुत्वीय बल, तो पृथ्वी में जो पृथ्वी जिस बल के कारण कोई भी वस्तु अपने ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक आप लोग बताएं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती हो उसे क्या करते हैं? ऑक्सीकारक। और जिसमें घटती है उसे अवकारक। ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकारक। और रेडॉक्स क्या कहलाता है? जिसमें दोनों प्रक्रिया होती है, अवकारक और ऑक्सीकारक, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन। और जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है? H प्लस आयन। क्या मुक्त होता है? H प्लस आयन। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 7.2। हम लोग देख लेते हैं, समुद्री जल का पीएच मान होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6। शराब का 2.8। शराब का 2.8। सिरका का 2.4।
सिरका का 2.4। अच्छा, पीएच स्केल किसने दिया? तो पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने, सोरेनसेन ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण। ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोफाइट्स। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। लिथोफाइट्स। चट्टानों पे उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्र या लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मेसोफाइट। क्रायोफाइट। टुंड्रा या शांत क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। तो आप लोग बताएं, कल के सेट में भी क्वेश्चन आया था। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच। अच्छा, 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस। 25 मई 15 इसे कर लेंगे आप 15 मई। 15 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस 15 मई। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष किया गया? इसकी शुरुआत किया गया था 2007 में। इसकी शुरुआत 2007 में। आज का अंतिम प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका सबसे प्रचलित माप है CPI। CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI का होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसे एक बार में नहीं क्लियर होता है, 2 बार देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।